हेलो एवरीवन, जय हिंद। 27 अप्रैल एसएससी जीडी का पेपर हो चुका है और मैं आपको 28 अप्रैल के पेपर में क्या क्या प्रश्न आने वाला है आज के इस वीडियो में सारा प्रश्न आपको बताने वाला हूं। मैं आपको पहले बता दूं, आपका टाइम पास ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर आपको 27 अप्रैल के जो जो प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, सबसे पहले तो मैं वो करवाऊंगा एवं 28 अप्रैल में जो जो संभावित प्रश्न है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है वो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, 27 अप्रैल का जो भी पेपर पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न आए हैं वो आपको करवाऊंगा एवं उससे संभावित प्रश्न बताऊंगा एवं लास्ट में आपको वन लाइनर कम से कम 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 27 अप्रैल के पेपर को कर लेते हैं कि इस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप याद करते हो तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित है। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था साथियों, और मैं ये पेपर आपको कई बार, ये प्रश्न भी आपको कई बार करवा भी चुका हूं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यह किस पर आधारित था। जो पहली पंचवर्षीय योजना था यह किस मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है एवं इससे संबंधित 28 अप्रैल के पेपर में भी प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। या ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह किस पर आधारित है। ये आपका कृषि पर आधारित है। ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका कार्यकाल क्या था साथियों, 1951 से 56 था। यानी पंचवर्षीय योजना से आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है साथियों। ठीक है, अब इससे हम आने वाले प्रश्न को देख लेते हैं जो 28 अप्रैल के लिए काफी मददगार साबित होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, 28 अप्रैल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये फैक्ट को क्लियर कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा। सबसे पहले जो इसका मुख्य प्राथमिकता था, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि विकास करना था, जो मैं आपको अभी करवाया। इसका वृद्धि दर था, लक्ष्य था 2.1% वृद्धि, लेकिन वास्तविक वृद्धि जो मतलब इसका मान लीजिए कि 2.1% इसका वृद्धि दर था कि हम इतना वृद्धि करेंगे, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि हुआ 3.6% हुआ। मतलब सोचा उससे ज्यादा वृद्धि हो गया। इसका वृद्धि दर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था, तो 2.1%। आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है किस मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य और क्या क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भाखड़ा नागल बांध का विकास करना, हीराकुंड बांध जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना। ठीक है, आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 28 अप्रैल के लिए सारे इंपोर्टेंट है और 28 अप्रैल के लिए ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है साथियों, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लिया है और पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में सवाल बन रहा है, तो आप इस सवाल को कवर कीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना यह महानोलोबिस मॉडल पर आधारित है। जैसे में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात किया तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, महानोबिस मॉडल पर आधारित था। आप याद रखिएगा, और इसका उद्देश्य था बाहरी उद्योगों का विकास करना। जैसे में पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का बढ़ावा देना और दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देना। ये सारे 28 अप्रैल के लिए फैक्ट प्रश्न है, आप याद कर लेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। अगला नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो ये सवाल देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण, भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 1994 में लागू किया गया था जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण करने के लिए। जैसे में जन्म से पहले ही पता लग जाता है कि कोई बच्चा लड़की है या लड़की, लड़की है या लड़का, तो उसी पर रोक लगाने के लिए यह अधिनियम कब लागू किया गया था, 1994 में लागू किया गया था। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं साथियों, जो कि आपके
28 अप्रैल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, आने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है ना। चलिए तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इससे प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, भले आपको क्वालिटी कम दिखे, क्वेश्चन आपको जैसे तैसे दिखे, लेकिन क्वेश्चन है साथियों वो ओरिजिनल क्वेश्चन। आपको पता होगा ना, जब ओरिजिनल क्वेश्चन आता है तो क्वालिटी आपको कम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी पर ध्यान न देके क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे साथियों, तो आप बहुत आगे जाओगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। साथ में अगर आपका अगला दिन एग्जाम है, अगर किसी और शिफ्ट में एग्जाम है, 28 अप्रैल ना होकर 29 अप्रैल है, या मई में आपका एग्जाम चल गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको अपडेटेड एवं असली जानकारी आपको दिया जाएगा। जो भी आपका रिव्यू होगा साथियों प्रश्नों का, मैं आपको ओरिजिनल करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल अगर इससे बनता है साथियों, तो ये बनेगा कि PCPNDT का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। तो प्रे कॉन्स्टिपेशन एंड प्रे नेशनल डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन एक्ट इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा है मतलब टेस्ट टाइप का है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिएगा इसका पूरा नाम ए होता है। अगर इससे और संबंधित प्रश्न पूछेगा तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था साथियों, याद रखिएगा 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में। आप याद रखिएगा, ये सारे 28 अप्रैल के पेपर में संभावित प्रश्न के पूछे जा सकते हैं साथियों, तो आप इस पर अच्छे से पकड़ बनाएंगे एवं लास्ट में आपको वो सवाल देंगे, ऐसा सवाल देंगे जो कि 28 अप्रैल में कम से कम 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला नंबर की बात करेंगे साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1986 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1986 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ये सारे आने वाले प्रश्न है साथियों, ये सारे फैक्ट को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा। शिक्षा का अधिकार की बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ था, आप याद रखिएगा। ऐसे तो 2010 में लागू हुआ था, लेकिन इसका शुरुआत 2009 ईस्वी में हो गया था। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1986 में लागू हुआ था, आप याद रखना। यह मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में बनेगा साथियों, ठीक है। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ये सवाल देख सकते हैं आपके 27 अप्रैल के पेपर में पूछा जा चुका है साथियों, ठीक है ना। जो बच्चे 27 अप्रैल को पेपर दे दिए हैं, एक बार इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे आगे शिफ्ट के पेपर देने वाले हैं वो सभी को विश्वास हो जाए कि इसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं और यही वाला प्रश्न आया है। ये वाला प्रश्न आया है साथियों, अगर आपको विश्वास न हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर आपका दोस्त या कोई भी रिश्तेदार में अगर आपका एग्जाम दिया है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा सवाल आया है, सेम टू सेम यही सवाल आया है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास भी कुछ बच्चे प्रश्न भेज रहे हैं, वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। अगर कल आपका एग्जाम है साथियों तो आप भी प्रश्न मेरे पास भेज दीजिएगा, ताकि मैं बच्चों का रिव्यू करवा पाऊं, उनको असली क्वेश्चन बता पाऊं, ठीक है। तो अगर आपको भेजना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों, 9334517119। अगर कल आपका एग्जाम है, 28 अप्रैल का एग्जाम है साथियों, तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है ना। 28 अप्रैल को आपका भी एग्जाम है, तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि हाँ सर मेरा एग्जाम है, हम क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो भेज दीजिएगा, अगले वाले शिफ्ट के बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपके भाई बहन को फायदा होगा अगर आप क्वेश्चन भेज दोगे तो, ठीक है। होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है, आप याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो ये सिंपल ही क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन आपके एसएससी जीडी में 27 अप्रैल के पेपर में सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। ऐसे तो जहां तहां जानकारी मुझे पता चला है कि एग्जाम भी एक जगह कैंसिल हो गया, कोलकाता वाला लगता है कि कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आपको जानकारी पूरी पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ का एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं 28 अप्रैल में जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों, ठीक है ना। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एवं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। होला मोहल्ला इसकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु ने किया था। होला मोहल्ला का शुरुआत किसने किया था, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यहाँ पर नाम भी दे दिया है, यह मुख्य रूप से आनंदपुर साहिब, यह मुख्य रूप से आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है, आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब सिख धर्म से संबंधित
प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था साथियों? ठीक है, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सही करोगे आप, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1699 ईस्वी में किया था। आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों, ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगले नंबर सवाल की बात करेंगे। अमृतसर, अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया था? ये आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। गुरु रामदास जी ने। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास जी ने किया था। अगला नंबर सवाल है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है साथियों? गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है साथियों? आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल सही करोगे, गुरु अंगद देव जी ने किया था। अगला नंबर सवाल है, लंगर प्रथा का शुरुआत किसने किया था साथियों? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। लंगर प्रथा का शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने किया था। आप याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि सिख धर्म से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये सारे संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, जो कि आपका आर्टिकल से पूछा गया है, यानी अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है साथियों। अनुच्छेद से क्या प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया है, तो आप सही करोगे साथियों। ये फंडामेंटल डटीज यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सी ऑप्शन को आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। अगर इस ये सारा पीडीएफ आप चाहते हैं, जो भी एग्जाम का रिव्यू चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है साथियों, वो हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो टेलीग्राम पर ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, जो भी क्लास रहेगा, जो भी एनालिसिस रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि संविधान अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। ये मौलिक कर्तव्य से एक कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब 28 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में सवाल को बना सकता है, ठीक है। इससे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछेगा, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं, ठीक है। यह स्वर्ण से समिति के सिफारिश पर आधारित था। आप सही करोगे, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य किसके समिति पर आधारित था? तो स्वर्ण से समिति के सिफारिश पर आधारित था। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आप बिल्कुल सही करोगे। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एकदम महत्वपूर्ण बिंदु है आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा, अगला सवाल नृत्य से बना है, तो क्या प्रश्न बना है? प्रसिद्ध लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप क्या सही करोगे? प्रसिद्ध लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है साथियों, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कहाँ से संबंधित है? ये आपका मिजोरम से हो जाएगा। ये आपका कहाँ से हो जाएगा? मिजोरम से हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य जो चुनाव है, ये कहाँ का है? मिजोरम का है। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं, जो 28 अप्रैल के लिए बन सकते हैं, ठीक है। इस नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे किससे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो चिराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। और मिजोरम के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको कवर कर लेंगे। खुल्लम एवं चैलम, खुल्लम एवं चैलम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिएगा, ये एकदम सिंपल बन गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का विटामिन बी का कैल्सीफ्लोर, और विटामिन डी का टोकोफेरॉल होता है। आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिएगा, क्या बना है आपके एग्जाम में कि भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, एवं इससे संबंधित आपके एग्जाम में बना जाएगा सवाल साथियों, ठीक है ना। तो आप कवर करोगे कि भारत के वित्त सचिव का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो कैबिनेट के नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैबिनेट के नियुक्ति समिति के द्वारा आपका वित्त सचिव का नियुक्त किया जाता है। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब 28 अप्रैल में आने वाले इतना सारा प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं साथियों, कि भारत में 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत में जो 1 रुपया का नोट होता है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है साथियों। बिल्कुल सही करोगे, भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अर्थात अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है, संभावित प्रश्न है कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी आपका अन्य जो नोट रहता है, उस पर आरबीआई का हस्ताक्षर होता है।
₹1 के नोट छुड़ाकर बाकी सभी नोट पर आरबीआई का हस्ताक्षर होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है साथियों, आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वित्त आयोग का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दें कि वित्त सचिव और वित्त आयोग दो अलग विषय है। ठीक है, वित्त सचिव की बात करेगा तो अलग है और वित्त आयोग आपका अलग है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। चलिए, अब आपको आने वाले अगला सवाल को करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त सचिव किस स्तर का अधिकारी होता है, वित्त सचिव किस स्तर का अधिकारी होता है, तो आप याद रखिएगा एक आईएएस वरिष्ठ अधिकारी होता है। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जिसको बोलते हैं एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। जो वित्त सचिव होता है वह किस स्तर का अधिकारी होता है, तो आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, आप याद रखना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मुगल काल से प्रश्न देख लेते हैं साथियों जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, किस मुगल सम्राट ने जो जो प्रश्न भेजे सारा प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है ना, एवं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको देंगे जो 28 अप्रैल में काम देगा। किस मुगल सम्राट ने बंजारों खाना बदोश व्यापारियों को शहरों में अनाज का मुख्य प्रबंधक परिवहनकर्ता के रूप में वर्णित किया था, बिल्कुल सही करोगे साथियों, जहांगीर को। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। इसकी अपनी आत्मकथा है, जैसे में जहांगीर की आत्मकथा क्या है, तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी है, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल पर कवर डालते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। बैंकिंग एवं राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में बना गया सवाल है एवं पूछा जाने के भी संभावना है। तो कवर कीजिएगा कि वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत एकमात्र राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा था। मतलब 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था साथियों, वो आपका एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक था। आप याद कीजिएगा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, वो भारतीय स्टेट बैंक है, यानी एसबीआई है। इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1955 ईस्वी में ही हो गया था। हालांकि यहाँ पर बात 1969 का कर रहा है, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा है तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का क्या हो गया था साथियों, राष्ट्रीयकरण हो गया था। चलिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन चुके हैं। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। 297 ईसा पूर्व यानी बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठा कौन था साथियों, आप याद रखना बिंदुसार ने बैठा था। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब 28 अप्रैल से इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं साथियों। ठीक है ना, 28 अप्रैल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था, यह चाणक्य की सहायता से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, बिल्कुल सही करोगे, चंद्रगुप्त मौर्य है, और इस किसकी सहायता से किया गया था, चाणक्य की सहायता से। अगला नंबर सवाल है कि बिंदुसार का उपनाम क्या है साथियों, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है और शत्रुओं को नाश करने वाला का नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में 28 अप्रैल के पेपर में पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का उपनाम क्या है, तो आप सही करोगे अमित्र घात है। ऐसे तो ये वाला इधर देगा नहीं, अमित्र घात ही देगा। ठीक है, महान सम्राट अशोक, यह बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठे थे। मतलब बिंदुसार के बाद सिंहासन पर कौन बैठे थे, तो अशोक बैठे थे। करीब कितना ईस्वी में, तो 268 से 269 बीसी में पूछा था, आप याद रखिए, मतलब बैठे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, आप सही करोगे बृहदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसका मतलब बृहदत्त का हत्या किसने किया था साथियों, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो आप याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चलिए, इससे संबंधित और भी प्रश्न देख लेते हैं। कलिंग युद्ध, यह सम्राट अशोक के समय 261 बीसी में हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस सारे पूछे जाने की संभावना है साथियों, तो आप इस पर अच्छा से पकड़ बना लेंगे। यहाँ से सवाल देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में बना है साथियों, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है। देखिए तो कितना सिंपल क्वेश्चन आपके जीएस में पूछा गया आपके एग्जाम में, तो आप बिल्कुल सही करोगे गलनांक। वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय
उपमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? गलनांक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब 28 अप्रैल से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। 28 अप्रैल की परीक्षा के लिए अनमहत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले क्वथनांक किसको कहेंगे? तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस बन जाता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। हिमांक क्या कहेंगे? जिस पर कोई द्रव जमकर ठोस बन जाता है, ठीक है ना। और पानी का क्वथनांक 0 डिग्री और हिमांक 0 डिग्री सी होता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन किसको होता है? जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है ना, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे में कपूर, द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सारे इंपोर्टेंट सवाल है साथियों आपके 28 अप्रैल के। अगला नंबर सवाल देख सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स में पूछा गया है। रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी? आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी थी, जिसके बाद भारत ने 13वीं शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था? काफी इंपोर्टेंट है। तो 2021 ईस्वी में रूस ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता कब सौंपी थी? तो 2021 ईस्वी में, जिसने भारत ने 13वीं शिखर सम्मेलन किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले सवाल है साथियों, देखिएगा। 13वां शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, आप याद रखिएगा। ब्रिक्स का सदस्य कौन कौन है? इसमें 5 देश शामिल है। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है? 5 देश है। अगर पांचों की बात करें तो पहला ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। कभी कभी इसका नाम भी दे सकता है साथियों, तो आप सभी नाम को याद रखिएगा। ये ब्रिक्स में ही सारा नाम छुपा हुआ है। सबसे पहले बी से ब्राजील, बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। आप याद रख सकते हैं, इसके फुल फॉर्म से ही सारा आपका होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। मतलब किसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है? तो एनडीबी को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं कि न्यूनतम विस्तार 2024 में ब्रिक्स में नए सदस्य जैसे मिक्स, इथोपिया, ईरान को शामिल किया गया है। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिए हैं कि यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप याद रखिएगा। जैसे में इसमें नया देश शामिल किया गया है, जैसे में पहले से तो आपको बताएं कि 5 देश शामिल है, लेकिन इसमें और भी नया देश शामिल हुआ है। जैसे में मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया। तो ये सब पूछ सकता है, तो आप कवर कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम आपको आने वाले सवाल करवाते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है एवं 27 अप्रैल से कुछ कुछ मिलता जुलता प्रश्न है। तो आप कवर करोगे कि भारत की पहली, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप अच्छे से कवर करोगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? बिल्कुल सही करोगे। अभी हमने ऊपर भी करवाया था, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। यह वन लाइनर प्रश्न हो गया साथियों, जो कि आप बिल्कुल सही करोगे। पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? पहले पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? तो कृषि क्षेत्र को, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। सवाल बन सकता है कि भारत में लिंग निर्धारण के पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? तो 1994 में, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि होला मोहल्ला उत्सव के दौरान सिख समुदाय द्वारा किस पवित्र ग्रंथ पर निरंतर पाठ किया जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ पर। आपको ऊपर भी करवाए थे इससे संबंधित प्रश्न, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या बनेगा? मतलब वहीं से रिलेटेड प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत 1701 में किस सिख गुरु ने किया था? तो 10वें सिख गुरु ने किया था, श्री गोविंद सिंह उनका नाम था, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACCC करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल को कवर करते हैं, ठीक है। भारत में 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आप याद रखिएगा, एकदम वन लाइनर सवाल है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए,
अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा सवाल आपका कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीर में बंजारों का अनाज परिवहनकर्ता के रूप में उल्लेख किया गया है? तो जहांगीर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है कि 10 मई 1857 के विद्रोह के बाद सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? मतलब 10 मई 1857 के विद्रोह के बाद सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध गौल नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? ये संभावित आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह विवाह के अवसर पर गौल नृत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अभी कुछ देरी पहले आपको बताया कि भारत ने 23वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष किया था? तो 2021 में किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में बनेगा कि प्रसिद्ध साइंस फिक्शन उपन्यास फ्रैंक अस्टीन की लेखिका कौन है साथियों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी शैली। प्रसिद्ध साइंस फिक्शन उपन्यास फ्रैंक फ्रैंक अस्टीन की लेखिका कौन है? मेरी शैली, आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा सवाल आपका कह रहा है कि भारत में आयात निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, एक्जिम बैंक है। एक्जिम बैंक है जिसका स्थापना 1982 में हुआ था, आप याद रखोगे। आयात निर्यात के लिए सहायता प्रदान करने वाली संस्था कौन है? एक्जिम बैंक है जिसका स्थापना 1982, जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, फील्ड हॉकी पिच का मानक लंबाई कितना होता है? बिल्कुल सही करना। यहाँ से खेल से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा जो कि 28 अप्रैल के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप सही करोगे 91.4 मीटर, यानी अर्थात 100 गज। अगर गज में पूछेगा तो 100 गज आप सही करोगे। अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंपोर्टेंट सवाल है, पहले विश्व एथलीट चैंपियन 1983 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हेलसिंकी यानी फिनलैंड में आयोजित किया गया था। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले सवाल है। चलिए अभी हिंदी व्याकरण से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था शुद्ध वल्तनी से, ठीक है, कि पिंजड़ा का शुद्ध वल्तनी कौन होगा? तो ऐसे पिंजड़ा जो लिखा रहेगा वही यहाँ पर शुद्ध होगा, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, हिंदी में। और देखिएगा पीड़ा पूछा गया था कि पीड़ा का शुद्ध वल्तनी शब्द क्या होगा? तो ऐसे पीड़ा लिखा रहेगा जो सही रहेगा। अब थोड़ा सा ये भी पूछा गया था कि दोष सिद्धि का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो कन्वेंशन हो जाएगा, आप ये वाला देख सकते हैं, ठीक है ना। जो सवाल पूछा गया था साथियों सारा वो सवाल हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सवाल बना था 28 अप्रैल के लिए, संभावित टॉपिक है जो आपके लिए हम बताएं, ठीक है। अनुच्छेद 280 से प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहाँ वाला प्रश्न आपके एग्जाम में संभावित है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है साथियों? उसका प्रतीक कौन था? तो कमल और रोटी था। अब अगला सवाल है कि बस्तर दशहरा यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार का नाम क्या है? बस्तर दशहरा, जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। यह लगभग 75 दिन तक चलता है। ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपके 28 अप्रैल में संभावित प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो रिव्यू होगा साथियों वो 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का होगा। तो जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं प्लीज इस नंबर पर रिक्वेस्ट है आप अपना क्वेश्चन भेज दें ताकि आने वाले बच्चों को मैं एग्जाम रिव्यू करवा पाऊँ, ठीक है ना। बिल्कुल इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तुरंत हम आपका कॉल रिसीव कर लेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन चाहिए बाबू, ठीक है। तो जो बच्चे 28 अप्रैल को जा रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट इस नंबर को ले लीजिए और याद रखिएगा कि सर के पास क्वेश्चन भेजना है साथियों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए